हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में है। आपको ये मालूम है कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बताया था, ये कैसे कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपेयर किए जाते हैं। उसमें लगभग मैंने 10, 11, 12 रिएक्शंस बताए होंगे और ये भी बताया था कि कैसे इनकी रिएक्टिविटी को जज करते हैं, स्पेशली RCOLG टाइप जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसे जज होती है, ये मैंने आपको बताया था। और इस पूरे चैप्टर का 3 ही मकसद भी है, ठीक है। और 2 मकसद तो फर्स्ट लेक्चर में ही पूरे हो गए। पहले मकसद था कि प्रिपरेशन सिखाऊं, दूसरा ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी जो है वो जज करना मैंने जो है सिखाना था कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी कैसे जज की जाती है, वो भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखा लिया। अब आज इस सेकेंड लेक्चर से मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यानी कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं इस पे मैं बातचीत करने जा रहा हूं। और ये है ना, आने वाले 2-3 लेक्चर्स तक जब तक ये चैप्टर एंड नहीं करता है यही टॉपिक चलता रहेगा। तो मैं लेक्चर नंबर 2 में हूं और मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यानी कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस बताने जा रहा हूं। तो इससे पहले कि आप रिएक्शंस कैसे देते हैं, कौन से रिएक्शन होते हैं, इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि इनका रिएक्शन देने का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो लेक्चर 2 में मैं रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहा हूं, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बताने जा रहा हूं। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए 3 बातें हैं। कार्बोनिल कंपाउंड अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, उनके साथ अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ अलग रिएक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ अलग रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स के साथ अलग रिएक्शन होगा और वीक न्यूक्लियोफाइल्स के साथ अलग रिएक्शन होगा, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल्स के साथ अलग तरीके से रिएक्शंस देंगे। अब देखिए क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से मेरा मतलब है जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, उनसे मेरा मतलब है नेगेटिवली चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल RO- OH-, R-, H-, PHO-, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें है ना आप डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर देखें। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे है ना CN- हो सकता है, ठीक है ना, CN- हो सकता है, NH2- हो सकता है, ठीक है। तो ये एटसेट्रा, तो ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है। जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है ना, तो रिएक्शन में किसी कैटालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नो कैटालिसिस रिक्वायर्ड, ठीक है, किसी कैटालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, नो कैटालिसिस रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप ये RCOH एल्डिहाइड है, इसको आप लेते हैं, ये एल्डिहाइड है, अगर आप इसको है ना OH- से रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, OH- अपने आप बिना किसी कैटालिसिस के यहां पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को मैं आगे नहीं ले जा रहा हूं, आगे तो हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो समझेंगे, पर याद रखिएगा किसी कैटलिस्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा RC। और आप जानते हैं कि एडिशन न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, इससे ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां नेगेटिव और आ जाएगा। अगर मान लीजिए चलिए ये NaOH है ना, NaOH है, तो OH यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, माइनस, यहां OH, यहां H, और यहां पे जो Na है काउंटर इलेक्ट्रोफाइल वो यहीं आकर लग जाएगा। तो इस तरह से ये लोग रिएक्शन देते हैं, जिसे हम जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ एल्डिहाइड और कीटोन्स। इसमें सीखने वाली बात बस इतनी है कि ऐसे रिएक्शंस में किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब न्यूट्रल होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से मेरा मतलब है जैसे है ना H2O हो गया या ROH हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, या अमोनिया हो गया, या ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें NH2Z टाइप कोई कंपाउंड हो गया, ठीक है, या है ना 1 डिग्री अमीन हो गया, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं ये रिएक्शन तभी देंगे। अब ध्यान दीजिए, मेरा कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग से है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो ये रिएक्शंस जो होते हैं ये एसिड कैटालाइज्ड होते हैं, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं।
एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है। तो अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं तो वो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहां पे एक एल्डिहाइड ले लूं RCHO और मैं अगर इसको वाटर से या अल्कोहल या अमोनिया से रिएक्ट करना, चलिए मैं अल्कोहल से रिएक्ट करता हूं, अल्कोहल से अगर रिएक्ट करना चाहता हूं तो ये रिएक्शन बिना H+ के नहीं होगा, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन ही होगा। अब होगा क्या, यहां पे पहले H+ अटैक करेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा RCOH H और यहां पे प्लस आएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा यहां पे। आप इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की हैसियत से नहीं जुड़ रहा है, ये कैटलिस्ट के हैसियत से जुड़ रहा है। कैसे पता ये कैटलिस्ट के हैसियत से जुड़ रहा है? क्योंकि अगर कोई चीज कैटलिस्ट के हैसियत से जुड़ती है तो बाद में रिएक्शन में फिर से वापस मिल जाती है आपको, तो वो कैटलिस्ट कही जाती है। तो ये एक्चुअली जो जुड़ रहा है वो कैटलिस्ट है, असलियत में सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ही जुड़ा है, ठीक है। तो यहां पे कुछ ऐसा आ जाएगा RCOH ORH प्लस H, ये आ जाएगा। और ये H यहां से ये R' ले लीजिए, चलिए इसको R' ले लिया मैंने, और ये H+ फिर से यहां से मुक्त हो जाएगा। तो आपको क्या मिला RCOH OR', ठीक है, OR'। और यहां से ये जो H+ है ये फिर से मिल गया, इसीलिए मैं इसको कैटलिस्ट कहता हूं, ठीक है। और H, ये चीज आपकी मिल जाएगी। तो याद रखिए कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा, यानी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, मोटे तौर पे और टेक्निकल वर्ड्स ना यूज करके बहुत सिंपल बातें कहूं कि अगर आपके न्यूक्लियोफाइल पे डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज है तब तो वो डायरेक्ट अटैक कर देगा, किसी कैटालिसिस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक है और मतलब न्यूट्रल है और उसके ऊपर लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है, तब तो वो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन से रिएक्शन हो जाएगा। पर ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो बहुत वीक होते हैं, जैसे HCN हो गया। अब HCN जो है इसमें कहीं मुझे लोन पेयर नहीं दिखाई पड़ रहा, पर ये मालूम है कि अगर मैं H+ को रिमूव कर दूंगा तो CN- अचानक जो है एक बहुत अच्छा है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करने लगा, जैसे यहां पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो अगर आपके ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जिनके H+ निकलने के बाद वो रिएक्शन देते हैं, इनको बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल का, जैसे HCN हो गया या एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, तो ऐसे लोग तभी रिएक्ट करते हैं जब रिएक्शन जो है वो बेस कैटालाइज्ड होगा, बेस कैटालाइज्ड होगा, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन देते हैं। तो बहुत वीक अगर होंगे तो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन कैसे होगा? बेस कैटालाइज्ड, मान लीजिए ये एल्डिहाइड है और आप इसको HCN से रिएक्ट कराना चाहते हैं तो नहीं करेगा जब तक कि आप बेस नहीं लेंगे। अब ये HCN और बेस आपस में रिएक्ट करके ये OH जो है वो H+ को निकाल लेगा और यहां पर H2O आ जाएगा प्लस CN-, ठीक है। और ये CN- फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह वैसे ही अटैक करेगा जैसे है ना फर्स्ट केस के लिए वेरी स्ट्रांग लोग रिएक्ट करते हैं, तो ये ऐसे टूट जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा CNH नेगेटिव, और ठीक है। और चूंकि OH बेस है, H+ को ले गया है, तो H+ जो है इस डाइल्यूट मीडियम में कहीं ना कहीं होगा ही कोई स्ट्रे जो वो यहां आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। और आपका ये बन जाएगा RCOH HCN। तो ये रिएक्शन ना हो पाता अगर मैंने शुरू में बेस नहीं लिया होता, क्योंकि ये बेस जब मैंने लिया तो उसने H निकाल लिया, CN रिएक्टिव हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा और फिर सिस्टम से स्ट्रे H+ आएगा। तो इफेक्टिवली ऐसा लग रहा है जैसे इस HCN का H जो है वो यहां जुड़ गया है और CN जो है वो यहां जुड़ गया है। तो अल्टीमेटली रिएक्शन हुआ, लेकिन ये तभी हो सकता था जब रिएक्शन क्या हो, है ना, बेस का कैटालाइजेशन उसमें हो। तो मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि अब मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के मैकेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं और मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के मैक्सिमम रिएक्शंस कर लूंगा, क्योंकि ये इसी 3 मैकेनिज्म पे बेस्ड होंगे, ठीक है। पहला मैकेनिज्म क्या है कि अगर बहुत स्ट्रांग है, यानी है ना आपके सर पे अगर नेगेटिव चार्ज है डायरेक्ट अटैक हो जाएगा। अगर आपके सर पे लोन पेयर है लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं है तो एसिड कैटालाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। और आपके सर पे अगर नेगेटिव चार्ज भी नहीं है और ना ही आपका लोन पेयर दिखाई दे रहा है तो अक्सर ऐसे लोग है वो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन देने, बेस कैटालाइजेशन करने पर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म जो कार्बोनिल कंपाउंड का, इसको जानने के बाद अब हम लोग इस चीज के लिए रेडी हैं कि हम इस पे कुछ रिएक्शंस देखेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड कैसे रिएक्शंस देते हैं। तो आइए कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस देखने की कोशिश करते हैं। reactions given by
कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है वो कौन सा रिएक्शन देते हैं ये सीखा जाए। रिएक्शंस गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स। पहला, फर्स्ट, ठीक है, तो पहला है रिएक्शन विथ अल्कोहल। रिएक्शन विथ अल्कोहल तो सिंपल है, रिएक्शन विथ अल्कोहल, ठीक है। अगर आप एक एल्डिहाइड लेते हैं और इसको अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो याद रखिए कि अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो ये एक वीक मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो हमेशा ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड ही होगा। तो कर लेते हैं क्या रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। H प्लस यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड एसिड टूट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा RCOH, यहां पे आ जाएगा प्लस और ये H आ जाएगा, ठीक है। अब ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा और ये आ जाएगा RCOH HOH R डैश, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा तो ये आपका मिल जाएगा RCOH HOR डैश। एक ही कार्बन से जब है ना एक OH और एक OR जुड़ा हो, OR जुड़ा हो, तो ऐसी चीज को हम लोग है ना हेमी एसिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये है ना एल्डिहाइड से आया है। तो एक तरफ R हो, एक तरफ H हो, एक तरफ OH हो, एक तरफ OR हो, तो हेमी एसिटल। अगर यहाँ H के जगह R हो जाएगा तो हेमी कीटल कहेंगे क्योंकि वो कीटोन का डेरिवेटिव होगा। वो मेरा अगला क्वेश्चन है। अगर यही बात एल्डिहाइड के जैसे एल्डिहाइड के साथ हुई है, अगर ये कीटोन के साथ हो R डैश और यहां पे मैं अल्कोहल लेता हूं R डबल डैश OH, साथ में एसिड कैटालाइज, तो चूंकि ये न्यूट्रल है इसलिए एसिड कैटालाइज रिएक्शन ही होगा। ये आ जाएगा RCOH H और यहां पे आ जाएगा प्लस और फिर ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, आ जाएगा RCOH HOH R डबल डैश प्लस, ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये H जो है वो मूव कर जाएगा, ये लीव कर जाएगा इसको, और क्या आ जाएगा RCOH HOR डबल डैश, ठीक है। सॉरी ये H नहीं होगा, यहां गलती की है मैंने, यहां R डैश है ना, तो ये आपका R डैश होगा, ठीक है, R डैश होगा, और ये भी साथ आपका R डैश होगा, ये भी R डैश होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या सीखा कि अगर देखिए एक ही कार्बन पे OH OR डैश हो, मतलब अल्कोहल भी हो और ईथर भी हो, ये तो दोनों में है, लेकिन एक तरफ R और एक तरफ H होगा तो हेमी एसिटल कहेंगे, और अगर दोनों तरफ RR होगा तो इस चीज को कहेंगे हेमी कीटल। तो हेमी वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि तब जब OH और OR होगा, और एसिटल तब यूज करेंगे जब R और H होगा। अगर OH और OR है तो हेमी, और अगर दोनों तरफ R है तो कीटल। तो अगर एक तरफ R एक तरफ H है तो एसिटल, एक तरफ R है दूसरी तरफ भी R है तो कीटल, ठीक है। और OH OR डैश होगा तो हेमी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि अगर दोनों OR हो जाते हैं तो सिर्फ इसको एसिटल कहेंगे, ठीक है। यहां अगर दोनों OR हो जाएंगे तो इसे सिर्फ कीटल कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग शुगर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका पहला रिएक्शन जो मैंने बताया, आपका रिएक्शन विद अल्कोहल, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ कैसा रिएक्शन होगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अमोनिया यहां पर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो वही बात आएगी कि रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड होगा। तो होगा क्या, अगर आप यहां पे अमोनिया लेते हैं इन H प्लस, ठीक है, तो मैं इसका मैकेनिज्म यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैकेनिज्म यहां लिख रहा हूं। होगा क्या, RC डबल बॉन्ड OH, यहां पे हो जाएगा NH3H प्लस, ये H प्लस यहां अटैक करेगा, ठीक है। तो ये जो है H प्लस जो है वो जब यहां अटैक करेगा, क्योंकि ये अमोनिया जो है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो H प्लस यहां पे है ना अटैक करेगा, ठीक है, और अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा RCOH, यहां पे आ जाएगा प्लस H, ठीक है, ये आ जाएगा।
ये चीज आई। अब अमोनिया जो है का जो ये लोन पेयर है वो यहां पे अटैक करेगा और ये चीज आ जाएगी RCOH NHH प्लस और साथ में यहां पे है ना पहले से H है, ठीक है। और ये चीज भी आपकी है ना ऐसे टूट जाएगी और यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा RCOH NH2H, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां पर आपके RCOH NH2H लग गया, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से यहां पे जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक मीडियम है, तो यहां पे जो हाइड्रोजन है H प्लस ये फिर से इस OH पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा RCH NH2OH प्लस और फिर ये हाइड्रोजन सॉरी ये H इससे जुड़ जाएगा तो यहां पे HOH ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और ये RCH NH2 और यहां पे आ जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो इसके पास लोन पेयर है ये पी पाई बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये लोन पेयर यहां आ जाएगा जिससे क्या होगा CH डबल बॉन्ड NH2 यहां पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा। और होगा क्या, फिर ये H लूज कर जाएगा और ये चीज आपकी बन जाएगी ये क्या RCH डबल बॉन्ड NH, इसको हम लोग इमीन कहते हैं, इमीन बन जाए। तो ये आपका टोटल रिएक्शन हुआ अमोनिया के साथ एल्डिहाइड का। तो इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि इस तरह के रिएक्शंस जो NH2 के साथ कुछ जुड़ा होता है उसमें इफेक्टिवली ऐसा होता है, आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, वाटर निकल जाता है, H2O निकल जाएगा और CH डबल बॉन्ड NH यही मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये CH डबल बॉन्ड NH मिल जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है जिससे आप याद रख सकते हैं कि कभी भी अगर कोई NH2 के साथ कुछ भी जुड़ा हो, अब अमोनिया वगैरह देख सकते हैं आप NH2 और H की तरह देख सकते हैं, तो जब भी NH2 के साथ कुछ भी जुड़ा हो तो वहां पे ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। अब ये तो बात हुई एल्डिहाइड की, ठीक है, एल्डिहाइड कैसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे ही सेम रिएक्शन कीटोन भी देंगे, मैं दिखाता हूं यहां पे। अब आइए मैं कीटोन के लिए रिएक्शन करता हूं। तो मान लीजिए आपने कीटोन लिया है RCOOR' और इसको आप अमोनिया से ट्रीट करा रहे हैं इन H प्लस, तो अब आपको मालूम है सेम चीज होगा क्या, NH2H की तरह देखिए, इसको NH2H की तरह देखिए और वाटर निकल आएगा यहां से, तो क्या मिलेगा आपको, है ना, अगर ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये RCR', ठीक है, R' और डबल बॉन्ड NH, ये भी एक तरह का इमीन है, बल्कि एल्डिहाइड से बने इमीन को स्पेसिफिकली एल्डिमीन कहते हैं, और जबकि कीटोन से जो बनते हैं इमीन, है ना, उसको हम लोग कीटमीन कहते हैं, कीटमीन। तो एल्ड मीन्स एल्डिहाइड वाला अमीन और कीटमीन मीन्स कीटोन वाला अमीन। अब इसका क्या मैकेनिज्म होगा, तो बड़ा ही सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, RC डबल बॉन्ड OR' है, आप अमोनिया से ट्रीट करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में NH3H प्लस, तो पहले H प्लस यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, RCOH यहां पे आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा क्या R' और फिर अमोनिया इस पे अटैक करेगा, RCOH R' NHH प्लस H लीव कर जाएगा, तो ये बनेगा RCOH R' NH2, ये तो बना। फिर क्या होगा, फिर H प्लस जो है वो इस पे अटैक करेगा, ठीक है, H प्लस इस पे अटैक करेगा और क्या बनेगा RCOHH, यहां पे आ जाएगा प्लस और यहां आ जाएगा R' और यहां आ जाएगा NH2, ठीक है, NH2 आ जाएगा और फिर ये चीज जो है H प्लस के रूप में ये टूट जाएगी, RCOH NH2 R', ठीक है, ये आ जाएगा R' आ जाएगा और फिर क्या होगा, सॉरी मैंने यहां गलती कर दी, ये H यहां जुड़ेगा तो ये जुड़ जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा,
ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये वाटर निकलेगा यहां प्लस आ जाएगा और फिर ये लोन पेयर यहां पे बॉन्ड बना देगा। तो क्या मिलेगा आपको, ऐसा कुछ मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड आर डैश, आर सी आर डैश डबल बॉन्ड एन एच एच प्लस। अब यहां पे नाइट्रोजन चूंकि 4 बॉन्ड बनाया तो इसलिए प्लस हो जाएगा। अब ये H भी लीव कर जाएगा, तो अगर ये H लीव कर जाए तो क्या मिलेगा, आर सी आर डैश डबल बॉन्ड NH, वो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है ना कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो अमोनिया से रिएक्ट करते हैं। तो अब तक मैं कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस बता रहा हूं और इस फहरिस्त में मैंने आपको 2 रिएक्शंस बताए हैं। एक पहला कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं, और दूसरा रिएक्शन बताया कि कार्बोनिल कंपाउंड कैसे अमोनिया से रिएक्ट करते हैं। आइए थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ NH2Z। तो कोई भी चीज जो NH2Z टाइप होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करता है, NH2Z। तो इसमें मैं दोनों रिएक्शन बताऊंगा। पहला एल्डिहाइड के साथ, मान लीजिए एक एल्डिहाइड है और आप उसको NH2Z से ट्रीट कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम। आपको इसको हीट भी करना पड़ेगा क्योंकि एक तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, तो हीट भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, तो होगा ये हीट भी है साथ साथ। अब इसका मैकेनिज्म, तो इसका मैं एक तरह से आपको मैकेनिज्म अभी थोड़ी देर पहले अमोनिया के केस में बता चुका हूं, फिर बताता हूं। ठीक है, फिर एक बार देखिए तो इसका क्या मैकेनिज्म होगा, बिल्कुल अमोनिया वाला मैकेनिज्म हो जाएगा इसका। आर सी डबल बॉन्ड OH, आप इसको ट्रीट कर रहे हैं NH2Z से। ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, अटैक नहीं करेगा डायरेक्ट, इसलिए ये रिएक्शन को एसिड कैटालाइज्ड होना पड़ेगा। ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये मिलेगा आर सी OH H प्लस। ठीक है, और फिर ये जो NH2 है यही यहां अटैक कर देगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये आर सी OH N H H Z प्लस और साथ में यहां H है। ठीक है, ये हाइड्रोजन टूट जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन टूट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आर सी OH H NH Z, ये मिला। ठीक है, ये चीज पहले स्टेप में मिल जाएगी और एक तरह से जो है ना फर्स्ट स्टेप में इतना मिल जाएगा आपको। और जो H प्लस यहाँ पे है ना अटैक किया था, जिस H प्लस ने यहाँ अटैक किया था वो H प्लस यहां से फ्री हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो अब तक रिएक्शन हुआ है उसमें H प्लस का कोई रोल नहीं है, H प्लस ने कैटलिस्ट की तरह काम किया है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से H प्लस अटैक करेगा। ठीक है ना, फिर से H प्लस जो है अटैक करेगा और क्या हो जाएगा, H प्लस ने फिर से यहां अटैक किया, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, क्या हो जाएगा, आर सी ओ एच 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 एन एच Z और यहां प्लस आ जाएगा और फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बनेगा, आर आर सी एन एच, आर सी सी एच कर देता हूं इसको मैं, सी एच एन एच जेड, एन एच जेड और इसके टूट जाने से यहां पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहां पे प्लस आ जाएगा और ये लोन पेयर फिर यहां बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच जेड और चूंकि इसके यहां बॉन्ड बनाने से नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए इसलिए यहां पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, और जो H प्लस यहां आया था वो फिर H प्लस रीजनरेट है, यानी फिर से H प्लस ने यहां पे कैटलिस्ट का काम किया है। ठीक है, कैटलिस्ट का काम किया है और फाइनली आपको क्या मिला, आपको ये मिल जाएगा आर सी एच डबल बॉन्ड एन जेड। तो ऐसा लग रहा है जैसे इससे ये आप डायरेक्ट निकाल सकते, कभी भी आज के बाद NH2Z टाइप लोग मिले आपको रिएक्शन करने के लिए तो इसका O और इसका H2 निकाल लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, RCH NZ। और चूंकि यहां डबल बॉन्ड था तो यहां पे भी क्या रहेगा, है ना, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से
रिएक्शन होता है। मैं इस तरह के बहुत ही जनरलाइज ढेर सारे रिएक्शंस हैं जो मैं कराने वाला हूं अभी इस रिएक्शन को बताने के बाद। NH2Z टाइप बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे कंपाउंड्स देंगे, और याद रखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से है। आपके कॉम्पिटिशंस में चाहे वो जेईई मेंस हो चाहे नीट हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन कीटोन के साथ यही रिएक्शन कर लेते हैं। तो अगर आप कीटोन लेंगे यहां RCO R' और उसको अगर आप ट्रीट करेंगे NH2Z इन H+ और साथ में हीट करेंगे तो क्या होगा? तो मैं इसका मैकेनिज्म यहां पे लिख रहा हूं, RC डबल बॉन्ड O R'। अगर आप इसको NH2Z से ट्रीट करते हैं तो डायरेक्टली NH2Z तो पहले अटैक नहीं करेगा, H+ अटैक करेगा। यहां ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH R'+। ठीक है, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये हो जाएगा RCOH R'+, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके H के यहां जुड़ने पर और ये इसके टूटने पर यहां जो NH2Z है वो यहां पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या रिएक्शन हो जाना चाहिए? RCOH R' NHHZ प्लस, बिल्कुल एल्डिहाइड वाले रिएक्शन की तरह, और यहाँ पे H+ फिर से फ्री हो जाएगा। और चूंकि H+ फिर से रीजनरेट हो गया इसलिए इसने इसका रोल जो है कैटलिस्ट वाला होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? RCOH R' NHZ बनेगा। फिर से इसके ऊपर H+ अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा इसी O के ऊपर, और क्या मिलेगा आपको? RCOH NHZ R'। ठीक है ना, ये आ जाएगा। और फिर यहां पर जैसे पिछले केस में हुआ था, ठीक है, यहां पे वाटर लीव कर जाएगा ये। ठीक है, वाटर लीव कर जाएगा तो क्या बनेगा? R' तो है ही, और C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी RCR' और इसके यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा और साथ में NHZ हो जाएगा, ये है ना, ये आपका NHZ हो जाएगा, ये आपका लोन पेयर है। और फिर ये यहां पे आ जाएगा, बॉन्ड बना देंगे आप। ठीक है, तो ये बनेगा आप RCR' डबल बॉन्ड NZH और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और फिर ये H लीव कर जाएगा। फिर यहां पे भी H+ दोबारा जो है वो लीव कर गया है, यानी H+ यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ये H+ वही है जो यहाँ पे इसने अटैक किया था, है ना, वही H+ है। ठीक है, और इसके लीव कर जाने के बाद आपको ये मिलेगा RCR' डबल बॉन्ड NZ। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? मैंने अभी ट्रिक बताई, O और वाटर, ये वाटर निकल आएगा, RCR' डबल बॉन्ड NNZZ। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो आप बहुत सारे, है ना, यू कैन डू प्लेथोरा ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन दिस स्मॉल ट्रिक। ठीक है, तो कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन्स को अगर एसिडिक मीडियम में किसी NH2Z टाइप चीज से आप रिएक्ट करेंगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और डबल बॉन्ड के साथ जो रेमिनेंट ग्रुप है वो, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन हमने देखा, ये जो रिएक्शन है आपका, है ना, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद, है ना, कंपाउंड हैविंग अ स्ट्रक्चर लाइक NH2Z, इस तरह के रिएक्शंस देखने के बाद आइए अब इसके जनरलाइज, ये तो जनरलाइज था, स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं। कैसे लोग होते हैं जो NH2Z टाइप दिखते हैं, है ना, उनके रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्या क्या होते हैं देखने की कोशिश करते हैं। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। NH2Z टाइप जब रिएजेंट होते हैं तो क्या होता है? तो NH3 को भी आप NH2H लिख सकते हैं और ये वाटर निकल आएगा, तो ये आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसको इमीन कहते हैं, इमीन। और अगर एल्डिहाइड से बना इमीन है तो इसको आप एल्डमीन भी कह सकते हैं, एल्ड इमीन भी कहा जाता है। ऐसे ही यहां पर अमोनिया, अगर आप अमोनिया का स्पेसिफिक रिएक्शन भी मैंने अभी बताया था, लेकिन इसको भी आप NH2Z टाइप रिएक्शंस में देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा RC, देखिए R'(C डबल बॉन्ड NH, R'(C डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये आ जाएगा। और इस चूंकि कीटोन से बना है तो इस इमीन को आप कीटमीन भी कह सकते हैं।
ठीक है ना, कीटमीन भी कहा जा सकता है। ऐसे ही ये इस चीज को NH2OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिलामीन कहा जाता है। और H2O निकल जाने के बाद RCH डबल बॉन्ड N और OH हो जाएगा। अब एल्डिहाइड्स इसको ऑक्सीम कहते हैं, जहां भी C डबल बॉन्ड N और OH होता है उसको ऑक्सीम कहा जाता है। तो इसका जनरल नेम जो है वो ऑक्सीम है। लेकिन अगर आप बहुत स्पेसिफिक होके बोलना चाहते हैं तो चूंकि ये एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्सीम है तो इसे एल्डोक्सीम भी कहा जाता है, एल्डोक्सीम कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस रिएक्शंस हैं है ना कार्बोनिल कंपाउंड के। ऐसे ही कीटोन को अगर आप हाइड्रोक्सिलामीन से ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका R डैश डबल बॉन्ड N OH है ना, और ये कीटोन से बना ऑक्सीम है तो कीट ऑक्सीम भी कहा जाता है। ठीक है, तो कीट ऑक्सीम भी कहेंगे। ऐसे ही अगर आप यहां से है ना वाटर निकाल लेते हैं, इस चीज को कहते हैं हाइड्राजीन। ठीक है, NH2 कहते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन कहा जाता है। और हाइड्राजीन से जो ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड N NH2, इसको कहते हैं हाइड्राजोन, ये हाइड्राजोन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहां पे भी हाइड्राजोन बनेगा, ये वाटर निकल आएगा यहां पे और R डैश डबल बॉन्ड N NH2 कहा जाता है, ये भी आपका हाइड्राजोन ही कहा जाएगा। तो C डबल बॉन्ड N OH होता है तो ऑक्सीम, और C डबल बॉन्ड N NH2 होता है तो हाइड्राजोन कहा जाता है, इसको हाइड्राजोन कहते हैं। ऐसे ही ये चीज जो है इसको हम लोग फिनाइल हाइड्राजीन कहते हैं। आप देख रहे हैं ना NH2 को आप हाइड्राजीन कहते हैं, तो NH2 हाइड्राजीन होता है। अब एक H हट के अगर फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, जैसे यहाँ PH जो है फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, तो इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। यहां से भी वाटर निकल आएगा, यहां से भी ऐसे वाटर निकल आएगा, इस चीज को कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन कहा जाता है। और फिनाइल हाइड्राजीन से ट्रीट करने के बाद क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड N NH और साथ में PH, फिनाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम है ना फिनाइल हाइड्राजोन। चूंकि फिनाइल हाइड्राजीन से बना है तो इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन कहा जाता है। ऐसे ही ये भी बहुत फेमस है, यहाँ ये फिनाइल हाइड्राजोन में भी ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया है, तो इसको कहते हैं 1 2 3 4, तो कहते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसको एक और नाम से पुकारते हैं, इसको ब्रैडीज रिएजेंट कहते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट है। ये सॉलिड प्रेसिपिटेट देता है और सॉलिड प्रेसिपिटेट देने की वजह से इसको हम टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड भी मानते हैं। तो यहाँ पे जो NH2 है, यहाँ दो जगह लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी, पर ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसलिए ये नाइट्रोजन अच्छे बेस की तरह काम नहीं करेगा। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, है ना। तो ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं काम कर सकता क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है। यहाँ रेजोनेंस नहीं है इसलिए वाटर निकल आएगा, तो ये जो बनेगा वो है, ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड N NH PH, और इसके ऑर्थो और पैरा पे है ना NO2 लग जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन कहा जाता है। ऐसे ही अगर आप है ना यहां देखें तो यहां पर भी ये इस चीज को क्या कहते हैं, सेमी कार्बाजाइड, जहां पे NH2CO था। ठीक है, तो एक यूरिया में एक हाइड्रोजन हट के अगर NH2 लग जाता है तो इसको सेमी कार्बाजाइड कहते हैं, सेमी कार्बाजाइड है ये। और सेमी कार्बाजाइड में भी ऐसा ही होगा, ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है, ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है, पर ये लोन पेयर जो है वो फ्री है और किसी से इसकी है ना ये लोन पेयर कहीं भी रेजोनेंस में नहीं है, तो ये यहीं पे लोकलाइज्ड है। तो इन तीनों नाइट्रोजन में यही वाला नाइट्रोजन है जो
सबसे अच्छी तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर पाएगा, जबकि ये दोनों अच्छे से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने में सक्षम नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अच्छा वो होता है जिसके पास लोन पेयर हो और वो किसी को दे सके। पर यहाँ पे जो लोन पेयर है वो ये और ये लोन पेयर जो है, ये और ये दोनों रेजोनेंस का पार्ट है, तो यही न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो इसका जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है वो तो मैं बता चुका हूं। ये वाटर निकल आएगा और ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड N NH CO NH2, और इसको हम लोग कहते हैं सेमी कार्बाजोन। ठीक है, ये जो बनता है कंपाउंड इस तरह से डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड N के साथ अगर NHCO NH2 जुड़ा हो तो इसको सेमी कार्बाजोन कहते हैं। ठीक है, सेमी कार्बाजोन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग है ना रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको है ना कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन बताया, मैंने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अमोनिया का रिएक्शन बताया, मैंने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ NH2Z के रिएक्शंस बताए और कुछ क्वेश्चंस कराए। अब आइए देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, वाटर, तो वाटर आप जानते हैं कि वाटर जो है वो एक उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो ये रिएक्शन हमेशा एसिड कैटालाइज्ड ही होगा। तो अगर आप यहाँ पर एक एल्डिहाइड लेकर चलते हैं, ठीक है, अगर आप एक एल्डिहाइड लेते हैं और इसको अगर आप है ना वाटर से ट्रीट कराते हैं और साथ में H+ होगा, तो होगा क्या, H+ पहले यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये आ जाएगा RCOH और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन। ठीक है, फिर ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह वाटर जुड़ेगा यहाँ पे और ये आ जाएगा RCOH और यहाँ पे OH और ये निकल जाएगा। ठीक है ना, RCOH। अब अगर एक ही कार्बन पे 2 OH अगर अटैच हो जाते हैं तो हम उसको हाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रेट बना है, तो हाइड्रेट कहा जाता है। और हाइड्रेट जो है वो बहुत स्टेबल नहीं होते हैं। वजह क्या है, फिर बैकवर्ड रिएक्शन देने लगते हैं, यानी एक H+ जो है फिर से यहाँ अटैक करेगा, ये बनेगा, फिर ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये बनेगा, और फिर जो है ये लोन पेयर यहाँ पी बनाएगा और H हट के वापस ही आ जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड भी जाता है। ठीक है, बैकवर्ड भी जाता है। तो हाइड्रेट्स उतने स्टेबल नहीं होते हैं। और हाइड्रेट कब स्टेबल होंगे मैं बताऊंगा, पहले इनका कीटोन के साथ भी ऐसा ही रिएक्शन देख लिया जाए। तो सेकेंड चीज, अगर कीटोन के साथ रिएक्शन होगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर यहाँ पे मैं कीटोन ले लूं और साथ में है ना H2O और H+ ले लिया जाए, H+ यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, RCOH R' और यहाँ पर वाटर जो है वो यहाँ अटैक करेगा, ये आ जाएगा RCOH R'OH और फिर ये हाइड्रोजन निकल आएगा और ये चीज आपकी RCOH R'OH बन जाएगा। फिर ये भी रिएक्शन उतना ही रिवर्सिबल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि हाइड्रेट कब स्टेबल होगा, ये भी हाइड्रेट है। ठीक है, तो ये भी हाइड्रेट है। अब याद रखिए हाइड्रेट कब स्टेबल होगा, यहां पर जितना ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, यहां तो दोनों डोनेटिंग है, तो याद रखिए अगर मान लीजिए ये हाइड्रेट है ना, एक ग्रुप यहां जुड़ा है, फिर COH OH और ग्रुप 2। ठीक है, तो यहां मान लीजिए दो ग्रुप्स है और ठीक है, अब ये ग्रुप्स जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, ठीक है, ये ग्रुप जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, उतने ही यहां से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो हाइड्रोजन जो है ना, यहां पर जो हाइड्रोजन है, अब यहाँ H लगा हुआ है और यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो फिर से एक H+ का यहाँ अटैक करके रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना की टेंडेंसी कम होगी। ठीक है, कम होगी, क्योंकि H+ यहाँ तभी अटैक करता है जब यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अगर इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, तो H+ का यहाँ अटैक करके रिएक्शन को रिवर्सिबल ले जाना मुश्किल होगा। तो मैंने क्या सीखा कि स्टेबिलिटी ऑफ hydrate is directly proportional to electron withdrawing group की strength of electron withdrawing group जितना ज्यादा होगा,
ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स जो है वो उनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो स्ट्रेंथ है वो जितनी ज्यादा होगी उतना हाइड्रेट स्टेबल होगा। और इस चीज को कहीं ना कहीं लोगों ने एक्सपेरिमेंट के जरिए भी प्रूव किया है। फॉर इंस्टेंस, और उल्टा भी होगा, अगर यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो बहुत आसानी से H+ इसके ऊपर अटैक करके रिएक्शन को है ना बैकवर्ड ले जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, अब इस चीज को मैं प्रूव भी करता हूँ। अगर आप एक्सपेरिमेंट करें यहाँ पे H है ना, अगर आप यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले लें और इसको वाटर से ट्रीट करें, ठीक है, वाटर से ट्रीट करें, तो आपको है ना फिर वही होगा, H+ यहाँ आएगा, ये टूटेगा, वाटर यहाँ आएगा, आपको ये मिलेगा COH OH H। ये भी एक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अगर आप इसको, ठीक है, तो ऐसा है, अगर आप इसको है ना एसिटल्डिहाइड से ट्रीट करिए CH3COH और वाटर से ट्रीट करिए, ये भी रिएक्शन होगा। अब देखा ये गया है कि अगर आप वाटर से ट्रीट करेंगे यहाँ, तो इस पहले रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम है वो 100 आता है। ठीक है, K इक्विलिब्रियम 100 आता है, जबकि अगर आप एसिटल्डिहाइड से ट्रीट करेंगे तो ये CH3OH OH H बनेगा और इसका K इक्विलिब्रियम, अब चूंकि ये दोनों तरफ न्यूट्रल ग्रुप थे, H को हम मानते हैं कि ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ना विड्रॉइंग होता है, पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से हाइड्रेट अनस्टेबल होगा। और आप जानते हैं K इक्विलिब्रियम हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो अगर प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा तो वो ज्यादा रिएक्टेंट में चेंज होगा, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अगर घटेगी तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी घटनी चाहिए। और ऐसा देखा भी गया है कि इसकी K इक्विलिब्रियम की वैल्यू है ना घट के 100 से 1.50-60 गुना घट जाती है और लगभग जो है ना 1.4 के आसपास आने लगती है। ठीक है ना, और यही चीज अगर आप है ना एसीटोन के साथ करेंगे, एसीटोन के साथ करेंगे तो एसीटोन के साथ और रिएक्शन गड़बड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, एसीटोन के साथ हो जाएगा, ये वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये चीज बनेगी, है ना, क्या बन जाएगा, CH3COH OH CH3 बन जाएगा। और चूंकि अब ये दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया है, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी और घट जाएगी और जिसकी वजह से इसके K इक्विलिब्रियम की वैल्यू घटकर 0.05 रह जाती है। ठीक है, 0.05 रह जाती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि है ना जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हाइड्रेट अनस्टेबल होगा, और उल्टा भी है, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे उतना इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात नोटेबल है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही हाइड्रेट स्टेबल है, ध्यान दीजिएगा, एक ही हाइड्रेट स्टेबल है, वो है ना क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट होता है CCl3COH OHH, इसको क्लोरल हाइड्रेट कहते हैं। यहाँ CH3 की जगह CCl3 है। तो इसके स्टेबल होने के पीछे जो वजह है, ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी डिटेल में बताया है कि ये जो CCl3 है और यहाँ CHOH है, ठीक है ना, यहाँ पे CHOH है और यहाँ OH है, तो आप पाएंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा इसके साथ। ठीक है, एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है ये, ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि विच हाइड्रेट इज स्टेबल, तो आपका आंसर होना चाहिए क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल। ये बात मैंने बॉन्डिंग में भी, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाई है। और क्यों स्टेबल होता है, तो इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जिसको है ना हम लोग केमिस्ट्री में चिलेशन भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसमें चिलेशन पाए जाने की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने ये भी समझा कि वाटर के साथ एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे रिएक्ट करते हैं, और जो बनाते हैं उसको हाइड्रेट कहते हैं। हाइड्रेट तब स्टेबल होगा जब जितना उसका जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जाम में, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ये मेनली इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। तो हाइड्रेट की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, आइए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हाइड्रेट्स का देखिए, तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है या बेंजेल्डिहाइड है और यहाँ पे है ना बेंजोफिनोन है। तो अगर कोई पूछे कि इनमें सबसे स्टेबल हाइड्रेट कौन बनाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। रेजोनेंस इसलिए नहीं देखते हैं इसका, मान लीजिए बेंजीन रिंग है ना, आप रेजोनेंस इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हाइड्रेट बनने के बाद रेजोनेंस होगा ही नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड होगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे देखते हैं तो ऐसे देख लीजिए OH OH,
ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस तो आप हो ही नहीं सकता क्योंकि कहीं कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है। ये पाई बॉन्ड जो है वो किसी लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करता है, तो वो भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैं बच्चों को जो इससे देख रहे हैं मैं बता दूं कि इसमें आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट का ही देख सकता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, इस पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे लोन पेयर लोन इलेक्ट्रॉन है ना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, तभी रेजोनेंस होता है। तो अगर आप इन तीन हाइड्रेट को देखेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक तरफ है, जबकि इसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मैं कह सकता हूं ये हाइड्रेट सबसे स्टेबल होगा, फिर ये। ठीक है, ऐसे ही यहां देख सकते हैं, यहां अगर हाइड्रेट बनेगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, ये तब विड्रॉइंग होगा जब यहां पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो NO2 आप जानते हैं कि -m इफेक्ट शो करता है, जिससे इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर काफी बढ़ जाएगा। ये इस हाइड्रेट की जो स्टेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाएगी। ये +m इफेक्ट शो करता है, +m इफेक्ट की वजह से ऐसे करने से रेजोनेंस यहाँ पे अगल बगल और सामने नेगेटिव आएगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो काफी घट जाएगी। यहाँ क्लोरीन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा -I, और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हल्का सा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी हल्की सी बढ़ेगी। ठीक है, जबकि ये जो CH3 है ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से अगल बगल नेगेटिविटी आएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी घट जाएगी, लेकिन है ना थोड़ी ही घटेगी, उतनी नहीं जितना m इफेक्ट की वजह से घटेगी। तो आप यहाँ पे बड़े ही आसानी से देख सकते हैं कि अगर मैं इसको A कहता हूं और इसको B कहता हूं, इसको C कहता हूं और इसको D कहता हूं, तो आप कह सकते हैं कि इसमें सबसे स्टेबल A होगा, A सबसे स्टेबल होगा, फिर इसके बाद जो है ना C का नंबर आएगा, और उसके बाद है ना ये दोनों अनस्टेबल हो रहे हैं पर ये कम अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए इसके बाद D आ जाएगा, और सबसे आखिरी में जो है सबसे लीस्ट स्टेबल जो है वो B आ जाएगा। तो इसका सही सीक्वेंस आ जाएगा A, C, D और B आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स पे, ऐसे स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स निकाला जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो रिएक्शन विथ बाइसल्फाइड है, रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, बाइसल्फाइड, इसको बाइसल्फाइड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, किस चीज का टेस्ट है बताऊंगा, है ना, इसको आप बाइसल्फाइड टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस चीज का टेस्ट है तो मैं बताऊंगा। पहले आप एक एल्डिहाइड लीजिए और इसको सोडियम बाइसल्फाइड से ट्रीट करिए, NaHSO3। NaHSO3 कैसा दिखेगा, S डबल बॉन्ड O OH O माइनस Na+। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है क्योंकि ये है ना इसके साथ रेजोनेंस में, और इसका लोन पेयर भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है क्योंकि ये रेजोनेंस में है। लेकिन जो सल्फर के पास लोन पेयर है वो इसका अपना है और लोकलाइज्ड है, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल यही होगा। ये चीज अटैक करेगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ RCO माइनस H। ठीक है, और फिर S या H को आप इसी के साथ जोड़ दीजिए, है ना, H, और इसको जोड़ दीजिए यहां से, है ना, S डबल बॉन्ड O, है ना, OH और O माइनस Na+। एक चीज का और ध्यान देना है, क्योंकि सल्फर के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने थे, लेकिन जैसे ही वो कर लेगा इफेक्टिवली एक कार्बन का और एक सल्फर का माना जाएगा। तो सल्फर के पास पहले दो थे, अब इफेक्टिवली एक हो गया है, इसलिए इसके ऊपर प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, प्लस साइन आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ये जो H+ है ना, ये दुविधा में है। इसके पास इस मॉलिक्यूल में दो बेसेस है, एक अगर आप इसको हटा दें तो यहां पर एक बेस है। ये अच्छा बेस इसलिए नहीं है क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। अच्छा बेस उसे कहते हैं जिसका चार्ज जो है वो एक जगह पे लोकलाइज्ड हो, तो यहां ये ज्यादा लोकलाइज्ड है, किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पाई बॉन्ड के साथ है ना रेजोनेंस में है। तो अगर H को डिसाइड करना पड़ेगा वो किस बेस के साथ रहेगा, तो हमेशा जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसके पास चला जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो इधर आ जाता है और ये आ जाएगा RCHOH SO माइनस, और यहां पे ये जो प्लस और ये माइनस है ना, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना देंगे। ये आपका डबल बॉन्ड O
और डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये Na जो है वो इसके साथ आ जाएगा Na प्लस। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RCHOH SO3 माइनस और Na प्लस लिखा जाता है। ठीक है, Na प्लस लिखा जाता है। ये व्हाइट क्रिस्टल्स के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है, नहीं, व्हाइट क्रिस्टल्स के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आप, है ना, सोडियम जो बाइसल्फाइड टेस्ट है वो दो लोग देते हैं, है ना, एल्डिहाइड्स देते हैं और मिथाइल कीटोन्स देते हैं। ठीक है, तो ये बाइसल्फाइड टेस्ट इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स and मिथाइल कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन्स जो है वो बेसिकली बाइसल्फाइड टेस्ट देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन्स। तो एग्जाम में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन देके आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन से लोग जो हैं वो पॉजिटिव बाइसल्फाइड टेस्ट देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन भी करा देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, which of the following will give positive bisulfite test? ठीक है, 4 ऑप्शन हो सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following will give bisulfite test positive? A benzaldehyde, B डबल बॉन्ड हो CH3। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा क्या, तीसरा ये, ठीक है, ABC, यहाँ पे 3 कंपाउंड्स मैंने बनाए हैं। मैं इनको एक साथ जज करूंगा कि कौन देगा और कौन नहीं देगा। इसके बाद ये एसीटोफिनोन और D बेंजोफिनोन, ये E हो जाएगा, E बेंजोफिनोन। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें से कौन लोग पॉजिटिव बाइसल्फाइड टेस्ट देंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए एल्डिहाइड है, बिल्कुल देगा। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टल्स देगा। ये भी मिथाइल कीटोन है, बिल्कुल देगा। यहाँ पे कोई भी मिथाइल कीटोन भी नहीं है और एल्डिहाइड भी है, ये नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल कीटोन है तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, और यहाँ पर कोई मिथाइल कीटोन भी नहीं है, सिर्फ कीटोन है, एल्डिहाइड भी नहीं है, तो ये आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेरा जो प्लान था कि, है ना, रिएक्शंस बताने का, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने अब तक आपको 5 रिएक्शंस बता दिए हैं। पहला था कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे, अमोनिया से रिएक्ट करेंगे, NH2Z से रिएक्ट करेंगे, वाटर से कैसे रिएक्ट करेंगे, और लास्टली मैंने बताया कि बाइसल्फाइड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। अब इस रिएक्शन का मैं इस लेक्चर में मैं और भी बहुत सारे रिएक्शन प्रॉपर्टीज चलती रहेगी, है ना, आने वाले कई लेक्चर्स तक जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता रहूंगा। पर आज के लेक्चर में एक और चीज बच गई है जो मुझे बतानी है, वो है रिएक्शन विथ HCN। कार्बोनिल कंपाउंड HCN के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। आइए लास्ट रिएक्शन देखते हैं। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। अब ये बेसिकली HCN से रिएक्शन होता है, और मान लीजिए कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, RCOH है, और अगर आप इसको HCN अब देखिए, मैंने ये बात बहुत पहले ही बताई थी कि HCN जैसे जब वीक न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, ठीक है, तो उनके लिए हमें बेसिक मीडियम का जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था। तो ये बेसिक मीडियम में ही होगा क्या, HCN OH से रिएक्ट करेगा, ये एसिड है वो बेस है, दोनों मिलके, है ना, वाटर बना देंगे और साथ में Cn- फ्री हो जाएगा। ठीक है, और ये Cn- जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। ठीक है, और ये बनेगा आपका RCO-CnH। ठीक है, और फिर जहां OH है, ये सब चीजें पानी में ही है, तो जहां OH है वहां H+ भी होगा, तो H+ फिर इससे आके जुड़ जाएगा। ये जो चीज बनती है आपकी, जहां एक ही कार्बन पे OH ग्रुप भी हो और Cn ग्रुप भी हो, इसको हम लोग साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो कहीं भी अगर कार्बन पर OH और Cn दोनों मौजूद हो, OH और Cn दोनों मौजूद हो, तो उसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ठीक है, साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। तो यहां पर इफेक्टिवली एक Cn जुड़ा है और एक OH जुड़ा हुआ है,
एक ही कार्बन पर, ठीक है। तो कभी भी HCN के साथ रिएक्शन होता है तो CN यहां आ जाता है और इफेक्टिवली H जो है ऊपर लग जाता है। इस चीज को हम लोग साइनोहाइड्रिन कहते हैं। अब मैंने इस लेक्चर में आपको 6 रिएक्शंस बताए हैं। एक, अमोनिया के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरा, अल्कोहल के साथ कैसे करते हैं। तीसरा, NH2Z के साथ कैसे करते हैं। चौथा, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होता है। फिर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कैसे रिएक्शन होता है, और ये भी बताया कि HCN के साथ कैसे रिएक्शन होता है। तो जो प्रॉपर्टीज मुझे बतानी थी, और भी बहुत सारे रिएक्शंस है जो मुझे बताने, अगले लेक्चर में हम लोग एल्डोल पे बात करेंगे, उसके अगले लेक्चर में हम लोग कैनिजारो पे बात करेंगे, ठीक है। पर इस लेक्चर में जो जनरल रिएक्शंस थे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है, वो तो खत्म हो गया। आइए कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उस क्वेश्चन को करके इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, HCN से OH रिएक्ट करके CN माइनस फ्री हो जाएगा। ये CN माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये टूटेगा और H प्लस सिस्टम में जो होगा स्ट्रे H प्लस, वो आकर यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ आपको है ना ऐसा कुछ मिल जाएगा, CN, ये चीज मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ आ जाइए। यहाँ पे क्या है, अब ये एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया है, तो यहाँ ये जानना चाहते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके ऑप्टिकल नेचर पे भी आप कमेंट करिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, OH और H प्लस रिएक्ट करके यहाँ H2O बनाएंगे और साथ में CN माइनस बनेगा। ये जो CN माइनस है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, H प्लस आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये चीज बनी आपकी Me, यहाँ पे है ना एक OH जुड़ जाएगा और एक CN जुड़ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये एटम जो है कायरल हो गया, इसलिए क्योंकि OH अलग ग्रुप है, CN अलग ग्रुप है। इसको आधा बांटेंगे, इधर का ग्रुप डिफरेंट हो, इधर का ग्रुप डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना मिथाइल लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली 2 प्रोडक्ट मिलेंगे अगर ऑप्टिकली देखेंगे तो, क्योंकि इसके दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, जबकि इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। ये तो Me ऊपर ही है, लेकिन यहाँ OH ऊपर और CN नीचे, और यहाँ एक बार ये हो सकता है कि OH नीचे और CN ऊपर, और ये तो Me ही रहेगा, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो ये R ही रहेगा, जबकि इसका अगर R है तो ये S हो जाएगा। तो जब कुछ कायरल सेंटर्स का कॉन्फ़िगरेशन बदले और कुछ का ना बदले तो उनको हम लोग डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। तो इनको कंबाइंड रूप से हम लोग क्या कह सकते हैं, इनको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डायस्टीरियोमर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसके प्रोडक्ट पे भी कमेंट कर सकते हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन के बाद यहाँ का जो कार्बन है वो कायरल हो गया, ठीक है। ऐसे ही कभी आपको कभी रिडक्शन से या ऑक्सीडेशन से कीटोन ग्रुप को प्रोटेक्ट करना हो तो इथिलीन ग्लाइकोल यूज करते हैं, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल से क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकोल से बेसिकली ये होता है कि ये इस तरह का रिएक्शन होता है कि H प्लस यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ जो प्लस आएगा उस पर ये लोन पेयर अटैक करेगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे अल्कोहल के केस में होता है OH, और यहां से इस प्लस से ये O जुड़ेगा तो OH CH2 CH2 OH ऐसे हो जाएगा, और यहां जो प्लस आएगा ये H उसको छोड़कर चला जाएगा, ठीक है ना, चला जाएगा। फिर से जो ये H प्लस फ्री होगा, ये H प्लस फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा और बेसिकली ऐसा हो जाएगा OH H प्लस, और ये तो जुड़ा ही है O CH2 CH2 OH ऐसे। फिर ये चीज मूव कर जाएगी और यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, और ये जो O है ये इस पे अटैक कर देगा फिर से। तो होगा क्या, बेसिकली ऐसे होने जा रहा है, ये टूट गया, यहाँ प्लस आ गया, O O CH2 CH2 OH का जो O है वो बेसिकली जो प्लस साइन आएगा इस पे OH का O जो है अटैक करेगा, और आपको क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिलना चाहिए, O CH2 CH2 OH, यहाँ पे ये चीज जुड़ जाएगी, यहाँ प्लस आ जाएगा और ये हाइड्रोजन मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिला कि ये आपको मिला एक ईथर बना, साइक्लिक ईथर इसके साथ बन गया। और जब आप वापस चाहते हैं कि यही चीज मिल जाए तो आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, H प्लस और वाटर के साथ ट्रीट कर दीजिए। जैसे ही टूटेगा ये, यहाँ H लग जाएगा और यहाँ OH लग जाएगा, फिर यहाँ H लगेगा और यहाँ OH लगेगा, और 2 OH जो जुड़ेगा उसमें से वाटर निकल के सीधा कीटोन बन जाएगा। तो कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने वाला है तो इथिलीन ग्लाइकोल से ट्रीट कर दीजिए, तो वो चीज ये इस ईथर में कन्वर्ट हो जाती है, और तब आप फिर उसको ऑक्सीडाइज रिड्यूस करिए और ग्रुप्स ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाएंगे, और फिर से आप चाहते हैं कि कीटोन आ जाए, ठीक है, तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। देखिए कीटोन या एल्डिहाइड्स जो है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के टुवर्ड्स सेंसिटिव होते हैं। तो आप मान लीजिए चाहते हैं कि आपका
एल्डिहाइड या कीटोन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस ना हो, कोई और ग्रुप ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो, आप चाहते हैं कि कीटोन या एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करें, तो प्रोटेक्ट करने के लिए ये ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही इससे भी सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा ही कुछ बनेगा। आप इस थायोल से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा SCH2CH2S, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं इसको समझाने के लिए आइए इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पहले मैं रिड्यूस कर रहा हूं LiAlH4 से, तो अगर आप LiAlH4 से रिड्यूस करेंगे तो कीटोन जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल और NH2 में चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि हो कि मैं चाहता हूं सिर्फ NO2 को रिड्यूस करूं और कीटोन को ना करूं, तो मैं पहले इथिलीन ग्लाइकॉल से प्रोटेक्ट कर सकता हूं। जैसे ही इथिलीन ग्लाइकॉल से आप ट्रीट करेंगे ये चीज इसमें बदल जाएगी। ठीक है, और फिर आप है ना, और साथ में NO2 ऑफ कोर्स है। अब आप जानते हैं ईथर को आप ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं कर सकते, तो LAH से ट्रीट करने पे ये चीज रिड्यूस हो जाएगी आपकी NH2। ठीक है, रिड्यूस हो गई। और फिर H+ इन वाटर, अगर आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये टूट जाएगा, यहाँ H लगेगा, यहाँ OH लगेगा। फिर इसको तोड़ दीजिए, यहाँ H लगेगा, यहाँ OH लगेगा, और इस पे दोनों OH अगर लग जाएंगे और साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा, OH इथिलीन ग्लाइकॉल फिर से बन जाएगा। और 2 OH अगर एक ही कार्बन पे हो तो अनस्टेबल होते हैं, हाइड्रेट कहा जाता है। तो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा वो फिर से कीटोन आ जाएगा, और साथ साथ ऑफ कोर्स ये NH2 भी जुड़ा हुआ है, इसमें NH2 जुड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, और साथ में इथिलीन ग्लाइकॉल होगा। तो होगा क्या, अगर आप चाहते हैं कि दोनों, अगर आप LAH डायरेक्ट यूज करें तो दोनों रिड्यूस हो जाता है। आप चाहते हैं कि कोई एक रिड्यूस हो, कीटोन ना हो, सिर्फ NO2 रिड्यूस हो, तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ, कीटोन एज इट इज रह गया और NO2 जो है वो रिड्यूस करके NH2 में चेंज कर गया। ये देख लीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, ये H2 निकल आएगा, जैसे NH2Z के साथ रिएक्शन होता है, और ये भी H2 निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ ऐसा आ जाना चाहिए, C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N के, और साथ में ये है ही। तो बेसिकली ये पूरा मॉलिक्यूल ही एरोमेटिक हो जाएगा। इस तरफ भी है ना, आपको एरोमेटिक रिंग मिल जाएगी। ऐसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पाई और ये पाई भी क्या है, साइक्लिक रेजोनेंस में है। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, और ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ये टूट जाएगा। तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको यहाँ पे ऐसे C डबल बॉन्ड O N H यहाँ पे ऑफ कोर्स प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा C। मैं दोनों चीजों को एक साथ कर दे रहा हूँ। ठीक है, H रिएक्शंस बारी बारी से होंगे। एक बार ये अटैक करेगा, फिर ये जाएगा, फिर H जाएगा, फिर ये अटैक करेगा, फिर ये जाएगा। लेकिन हम दोनों काम मैं एक साथ यहाँ पे कर दे रहा हूँ। दोनों बारी बारी से अटैक करेंगे और बारी बारी से उनसे H+ निकल आएगा, और यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, ये आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। साथ में C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए यहाँ टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म क्यों, क्योंकि यहाँ एक एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा है, और अल्फा पे हाइड्रोजन है, तो ये आ जाएगा 1 2, और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ऐसे ही 1 2 3 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट में अभी भी टॉटोमेरिज्म होना चाहिए। यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म के वजह से, टॉटोमेरिज्म के बारे में अगर आपको जानना है तो आप है ना लेक्चर नंबर 24-25 देख सकते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ N, फिर यहाँ पे OH, और यहाँ पे N आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो बेसिकली ये भी वैसा ही हो गया क्या, कि ये एक बेंजीन रिंग हो गया, और ये भी एक रिंग हो गया जिसमें 2 हेटेरो नाइट्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, और इसके साथ दोनों क्या OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस लेक्चर में आपको 5 या 6 रिएक्शंस बताए हैं। ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद NH2Z, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, एंड रिएक्शन ऑफ HCN, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए और इन रिएक्शंस को समझा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।